नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी। सुबह के 9 बज रहे हैं और ऐसे में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 9 बड़ी खबरों के साथ। आखिरकार आज वो 9 बड़ी खबर कौन सी होने वाली है जिसमें हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से वो सहयोगी जो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मेहुल झाला अहमदाबाद से जुड़ेंगे, अली शरद दिल्ली से, मनीषा डिंडोरिया है वो भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ने वाली है, संजीव राय पटना से जुड़ेंगे, शेखर त्रिवेदी लखनऊ से, दिनेश सिंह है प्रयागराज से, जसवीर सिंह है चंडीगढ़ से और साथ ही शिशिर उपाध्याय भोपाल से और हितेश त्यागी है देहरादून से। ये तमाम हमारे सहयोगी रहने वाले हैं 9 बजे की 9 बड़ी खबरों के साथ। अपडेट भी देंगे और आप तक हर खबर पहुंचाएंगे कि आखिरकार आज क्या कुछ खास होने वाला है। पहली बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 चुनावी जनसभाएं होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले आपको बिहार से जुड़ा बड़ा अपडेट दे देते हैं। न्यूज इंडिया के सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जगदानंद सिंह बने रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष, अब्दुल बारी सिद्दीकी नहीं बनेंगे प्रदेश अध्यक्ष। लालू यादव ने दोनों नेताओं से मुलाकात भी कर ली है। लालू यादव को इलाज के लिए सिंगापुर जाना है। इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि जगदानंद सिंह ही आरजेडी की कमान संभाले रहेंगे, वही अध्यक्ष बने रहेंगे। खबरें ये थी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को ये कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन अब यहाँ क्लैरिटी हो गई है, स्पष्टता हो गई है कि कमान जगदानंद सिंह के पास ही रहने वाली है। आपको बता दें कि सिंगापुर जाने से पहले दोनों नेताओं से मुलाकात भी की है लालू यादव ने। और इसके बाद अब ये न्यूज इंडिया के सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष की कमान जो बदलने वाली थी, जिसको लेकर के खबरें उठ रही थी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी नए प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं आरजेडी के। लेकिन अब ये एक्सक्लूसिव खबर न्यूज इंडिया के सूत्रों के हवाले से कि जगदानंद सिंह के पास ही ये कमान रहने वाली है। और सहयोगी संजीव राय के पास चल लेते हैं अधिक जानकारी के लिए। संजीव, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान बदली जा सकती है और अब ये स्पष्टता हो रही है, न्यूज इंडिया के सूत्रों के हवाले से हम ये एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहे हैं कि जगदानंद सिंह ही बने रहने वाले हैं। कितनी सच्चाई है इस खबर में? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है अगले प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन सारी अटकलों पर विराम लग गया है, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सिंगापुर जाने से पहले लालू यादव अस्वस्थ चल रहे थे और उनका बेहतर इलाज के लिए वो सिंगापुर में इलाज करा रहे हैं। किडनी का ट्रांसप्लांट होना उनका, तो ऐसे में दोनों ही नेताओं को लालू प्रसाद यादव ने वहाँ बुलाया है। और जो हमारे पास जो खबरें आ रही है कि जगदानंद सिंह अभी फिलहाल लगातार वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। देखिए, पिछले सुधाकर सिंह जो कृषि मंत्री बने थे, उनका इस्तीफा हुआ, उसके बाद से कहीं न कहीं नाराजगी थी, वो पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे थे। तो कई सारी ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि अब जगदानंद सिंह की जगह अब्दुल बारी सिद्दीकी ले सकते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि डिसिप्लिन के नाम पे ये काफी कड़े रहे और जगदानंद सिंह डिसिप्लिन बनाए रखना चाहते हैं। कुछ दिन पहले जनता दरबार हुआ था जिसमें काफी हंगामा भी हो गया था। उसके बाद ये खबरें आ रही है कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद जगदानंद सिंह जो है फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। और ये पूरी तरह से अब तय है कि आने वाले समय में जगदानंद सिंह बिल्कुल आरजेडी के साथ रिश्तों में खटास तो आई थी सुधाकर सिंह ने जैसे ही कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन अब ये तय हो गया है कि जगदानंद सिंह ही बने रहेंगे। बहुत शुक्रिया संजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जो प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आज 2 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं पीएम। 11 बजे पालनपुर और 1 बजे दहेगाम में ये चुनावी सभा होने वाली है। माटर और बावला के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम आज 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 11 बजे पालनपुर में और दोपहर 1 बजे दहेगाम में ये रैली होने वाली है। इनके अलावा वे 2 कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे माटर और 4 बजे बावला में आयोजित होंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी गुजरात में मिशन रिपीट के तहत लगातार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले भी वो 3 दिन का गुजरात दौरा कर चुके हैं। और अहमदाबाद से हमारे सहयोगी मेहुल जुड़ गए हैं। मेहुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पहुंच रहे हैं गुजरात दौरे पर। चुनाव प्रचार की कमान भी उन्होंने अपने हाथ में ले रखी है, लेकिन समीकरण क्या कहते हैं, रिपीट हो पाएगा ये मिशन इस बार?
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने अपने कंधे पर पूरे गुजरात चुनाव को ले लिया है। 182 विधानसभा क्षेत्र की जो सीटें हैं उन पर बड़े पैमाने पर प्रचार की जिम्मेदारी उठाई है। आज भी वो 4 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कल भी उन्होंने 4 जनसभा क्षेत्र को संबोधित किया था। आज ये 2 दिवसीय दौरे का आखिरी दिन है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से 27 और 28 तारीख को गुजरात दौरे पर आएंगे और फिर से चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालेंगे। मैं आपको बताऊं कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया 4 जगहों पर जनसभा संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला 3-4 जगहों पर सभा संबोधित करेंगे। इसके साथ मनोज तिवारी भी 2-3 जगहों पर सभा को संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव प्रचार की जिस तरह से आक्रामक तौर तरीके से रणनीति अख्तियार की गई है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस बार ये पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार लगातार गुजरात चुनाव प्रचार में न केवल अपनी ताकत झोंक रहे हैं, बल्कि एनडीए के सहयोगी और इनके साथ साथ जो भी केंद्रीय मंत्री हैं, अन्य राज्यों के भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी इस चुनाव प्रचार में जोड़ा है। क्योंकि इस बार त्रिकोणीय जंग दिख रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने तकरीबन 2-2.5 महीने से ही गुजरात में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार और रैलियां शुरू की थी। बिल्कुल मेहुल, और ऐसे में लगभग 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में कायम है और बिल्कुल नहीं चाहेगी कि सत्ता से बाहर हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खबर सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है, जो आज झांसी और प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले हैं। झांसी को 327 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी झांसी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रयागराज में कुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे। गुजरात दौरे से लौटने के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज झांसी और प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। झांसी के लक्ष्मी व्यायाम मंदिर इंटर कॉलेज मैदान में सीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान झांसी को सौगात देते हुए सीएम योगी करीब 327 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। झांसी के बाद सीएम धर्मनगरी प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रयागराज में योगी जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद कुंभ मेला और माघ मेला की तैयारियों को लेकर प्रबंधकों और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। और झांसी से सहयोगी अमित सोनी जुड़ गए हैं। अमित, आज मुख्यमंत्री का झांसी दौरा होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां की गई है? क्योंकि 327 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहां पर लाभ भी मिलेगा जनता को। देखिए, बिल्कुल तकरीबन 11 बजे योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंच जाएंगे और 1.5 घंटे का उनका दौरा है। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि 1.5 घंटे के अंदर 327 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं। और साफ तौर पर मेरे पीछे जो आप मंच देख रहे होंगे, इसी मंच से वह झांसी की जनता को संबोधित करेंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से वो यहाँ पहुंचेंगे, वो 327 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, झांसी की जनता को संबोधित भी करेंगे। तो ये कहा जा सकता है पूरी तरीके से कि एक बड़ी सौगात झांसी को देने वाले हैं। जी, यहाँ पर प्रबुद्ध सम्मेलन ये कार्यक्रम होने वाला है, और कौन पहुंच सकता है अमित? देखिए, बेबी रानी मौर्य इसमें रहने वाली है। चूंकि नगर निकाय चुनाव जिस तरीके से आ गया है, तो उसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि नगर निकाय चुनाव की तैयारियां योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। और जहां जहां भी नगर निकाय चुनाव है, वहां पर पहुंच रहे हैं। और साफ तौर पर कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर जिस तरीके से वो अपनी बातें रख रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है नगर निकाय चुनाव पर इसमें काफी बड़ा असर पड़ेगा। और साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से विकास कार्य किए जा रहे हैं, तो जनता साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए यहाँ पर तकरीबन निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत शुक्रिया अमित। और बात करेंगे दिल्ली एमसीडी चुनाव की, जहां आज एमसीडी के मैदान में उतरने वाले बीजेपी के 12 दिग्गज अनुराग ठाकुर, कैलाश विजयवर्गीय कैंपेन भी करेंगे। दिल्ली के हर वार्ड में बीजेपी नुक्कड़ सभा करेगी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मियां तेज होती जा रही है। सभी दल एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं जाने दे रहे हैं। जनता को अपने पाले में लाने के लिए हर कोशिश जारी है। बीजेपी आज अपने 12 दिग्गजों को एमसीडी के चुनाव मैदान में उतार रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली के कई इलाकों में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। वसंत कुंज, पालम, मधु विहार, सोनिया विहार, मौजपुर समेत कई जगह नुक्कड़ सभाएं होंगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय रिठाला और बुराड़ी में जनसभा करेंगे। एमसीडी में चुनाव, 4 दिसंबर को वोटिंग, 7 दिसंबर को परिणाम। 15 साल से एमसीडी में काबिज
भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने की कोशिश में है और ऐसे में तमाम बड़े नेता दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं और जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। आज 12 नेता यहां जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के 12 दिग्गज चुनावी मैदान में करने वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे और वोट करने के लिए जनता से अपील करेंगे। दिल्ली के हर वार्ड में बीजेपी नुक्कड़ सभा भी करने वाली है। और दिल्ली से सहयोगी मनीषा जुड़ गई हैं। मनीषा, लगातार दिल्ली दौरे पर है तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या फिर यहां पर प्रभारी हो, आज भी 12 दिग्गज उतरने वाले हैं दिल्ली के मैदान में एमसीडी चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए। अनुराग ठाकुर और कैलाश विजयवर्गीय के अलावा और कौन से नेता नजर आएंगे आज? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए बीजेपी ने भी एक लिस्ट जारी कर दी है जिसमें वो नुक्कड़ नाटक और सभा और साथ ही पदयात्रा निकालेंगे। तमाम दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। नंदकिशोर गुर्जर रहेंगे जो कि बीजेपी से विधायक हैं, साथ ही इसमें महेश शर्मा रहेंगे, कैलाश विजयवर्गीय रहेंगे, तमाम सांसद हैं, प्रवेश वर्मा भी इसमें शामिल रहेंगे। वहीं आपको बता दूं जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं विजय गोयल, वो भी नुक्कड़ नाटक में शामिल होंगे और उनका एक नुक्कड़ नाटक का अलग ही उन्होंने नाम रखा है, हम चमचे हैं अन्ना के। इस तरीके का एक गाना भी जो विजय गोयल है वो गाएंगे, अपनी जनसभा में गाते हुए नजर आएंगे और साथ ही नुक्कड़ नाटक का वो एक हिस्सा भी रहेंगे, एक किरदार भी निभाएंगे उसमें। अरविंद केजरीवाल को घेरने का पूरा यहाँ पर बीजेपी ने बंदोबस्त किया हुआ है और पूरी दिल्ली में ये लोग नुक्कड़ नाटक के जरिए अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी के द्वारा जितने भी घोटाले किए जा रहे हैं, जो लगातार बीजेपी इनको घेर रही है जिन मुद्दों पर, उन्हीं मुद्दों को नुक्कड़ नाटक के जरिए ये सामने पेश करेंगे। चाहे वो यमुना का गंदा पानी हो, चाहे बिजली और पानी फ्री देने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल बात तो करते हैं, लेकिन दिल्ली में निकाय चुनाव नगर निगम के सभी पार्टियां जीतना चाहती है और ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी के 12 दिग्गज मैदान में उतरने वाले। बहुत शुक्रिया मनीषा। अब बात करेंगे प्रियंका गांधी की, जो कि एंट्री कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा में। प्रियंका गांधी के एमपी दौरे का आज ये दूसरा दिन है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हो गई हैं। मध्य प्रदेश के 4 दिन के दौरे पर हैं प्रियंका। एमपी में 13 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा होगी। राहुल गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को और सफल बनाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गई हैं। प्रियंका गांधी 4 दिनों के मध्य प्रदेश दौरे पर है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 13 दिनों तक मध्य प्रदेश में होगी। आज सुबह 6 बजे बोरगांव से यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसका सुबह 10:30 बजे खंडवा के दुल्हर फाटा पर मॉर्निंग ब्रेक होगा। कांग्रेस के इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल और प्रियंका के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल हैं। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस देश भर में पार्टी को फिर से खड़ा करने और संगठन को मजबूत बनाने के प्रयास में लगी हुई है। तो प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन गई हैं। आज उनका ये दूसरा दिन है। और शिशिर उपाध्याय हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ गए हैं। शिशिर, कितने दिन तक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहने वाली है प्रियंका गांधी, क्योंकि आज ये सिर्फ दूसरा दिन ही है? बिल्कुल, ये चूंकि प्रियंका गांधी कल जब यहाँ पर और जब महाकाल उनके राबर्ट पति जो रॉबर्ट वाड्रा थे, वो महाकाल की टी शर्ट पहने, महालोक की टी शर्ट पहने हुए उतरे थे, सामने आए थे, तभी से उनको ऐसा एहसास हो रहा था कि यहाँ मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अपार जनसमूह उनकी यात्रा में उमड़ा है और प्रियंका गांधी आगे तक का रोड मैप भांपने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी तो यात्रा में है, वो हर आदमी से नहीं मिल पाते। प्रियंका गांधी हर एक से मिलने की कोशिश कर रही है, बात करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से खंडवा में इसकी तैयारी की गई है और कल बुरहानपुर में जैसा स्वागत हुआ था, उसको देखकर प्रियंका गांधी उत्साहित है और शायद अभी 3 दिन का जो उनका प्रोग्राम था वो बढ़ सकता है और वो मध्य प्रदेश की सीमा में जब राजस्थान प्रवेश करेंगे उसके पहले इंदौर के आयोजन में शामिल होने के बाद वो दिल्ली वापस चली जाए। लेकिन एक और चीज बहुत खुल के सामने आई है कि राहुल गांधी की यात्रा के साथ साथ जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने जो आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाली है, कांटिया मामा का कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरीके से पेशा कानून पर अपना पक्ष रखा है,
वो दोनों कहीं ना कहीं ट्राइबल सेक्टर पर दोनों राजनीतिक दल पूरा प्रयास कर रहे हैं। उनका लक्ष्य जो है ये ट्राइबल सीटें हैं और यहाँ कांग्रेस बिल्कुल शिशिर, और ऐसे में आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, बेहद अहम हो जाता है उनका इस यात्रा से जुड़ना। बहुत शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर है, कई पंजाबी गायक संगीतकार एनआईए के रडार पर है। अवैध धन को खपाने का आरोप लग रहा है। अवैध रकम को म्यूजिक इंडस्ट्री में लगाने का आरोप है। गैंगस्टर लॉरेंस से जल्द पूछताछ भी होगी। एनआईए के रडार पर कई पंजाबी गायक और संगीतकार हैं। उन पर पंजाब और विदेश से गैंगस्टर द्वारा अवैध तरीके से अर्जित पैसे को म्यूजिक इंडस्ट्री में लगाने का आरोप है। एनआईए के सूत्रों ने बताया कि इस मामले में जल्द ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ हो सकती है। तो एनआईए अब लगातार शिकंजा कस रहा है। अवैध धन को खपाने के आरोप को लेकर के कई पंजाबी गायक इस रडार पर भी है एनआईए के। अवैध रकम को म्यूजिक इंडस्ट्री में लगाने का आरोप है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही एनआईए लगातार गैंगस्टर से पूछताछ भी कर रहा है और ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ होगी। अवैध रकम को म्यूजिक इंडस्ट्री में लगाने का आरोप है और ऐसे में कई पंजाबी गायक और एक्टर एनआईए की रडार पर। कई पंजाबी गायक संगीतकार अब एनआईए के रडार पर है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद से लगातार एनआईए यहां पर छानबीन कर रहा है। कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ होगी। लेकिन इस बीच अब एनआईए शिकंजा कसने को तैयार है यहाँ पंजाबी गायक और संगीतकार पर भी, जिन पर ये आरोप लग रहे हैं कि गलत तरीके से पैसे यहाँ पर खपाए जा रहे हैं और इसी को लेकर के कई लोगों से पूछताछ भी हो सकती है। अवैध धन को खपाने का आरोप लग रहा है। अवैध रकम को म्यूजिक इंडस्ट्री में लगाने का आरोप भी लग रहा है और ऐसे में एनआईए की रडार पर अब पंजाबी गायक है, संगीतकार है। अवैध धन खपाने के आरोप में इन सभी से पूछताछ कभी भी एनआईए कर सकता है। सहयोगी जसवीर और अली शरर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसवीर, वो कौन से पंजाबी गायक और संगीतकार हो सकते हैं जिस पर एनआईए का शिकंजा? यहाँ पे कई ऐसे कलाकार हैं जिनको एनआईए अपने रडार में ले चुकी है। कई ऐसे जो बड़े चेहरे देखने को मिले हैं और उन्होंने ये पाया है कि ये जो बड़े चेहरे हैं वो सारे ही सारे ये एनआईए के रडार पे इसलिए है क्योंकि उनका कहना है कि जो भी पैसा खर्च होता है, उनकी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होता है, उसमें इन सिंगरों का भी हाथ हो सकता है। सो उसकी जानकारी हासिल करने के लिए कई ऐसे सिंगर जिनका कभी अभी उन्होंने नाम उजागर नहीं किया, एक दो नाम उन्होंने उजागर किया जिसकी वजह से कई सिंगर इसमें शक के घेरे में आ रहे हैं और सिंगरों के दहशत का माहौल भी देखने मिला है क्योंकि एनआईए ने पिछले कई 3-4 महीने में कई ऐसे सिंगरों से पूछताछ करनी शुरू कर दी है। मीनाक्षी जी, हमारे साथ अली भी जुड़े हुए हैं। अली, लॉरेंस बिश्नोई पर भी शिकंजा और यहाँ सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जब से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था लगातार पूछताछ, फिर से पूछताछ होने वाली है। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, आपको बताते हैं देश की केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा बड़े गैंगस्टरों पर कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है जिसमें कई बड़े गैंगस्टरों से पूछताछ आज होनी है। और अगर बात की जाए पंजाबी सिंगरों में कई बड़े नामी चेहरों से भी पूछताछ और रेड जारी है क्योंकि उनके यहाँ लगातार छापेमारी की जा रही है और ये आरोप है उन पर कि कई बड़े इवेंट जो शो कराए जाते हैं उनमें कई गैंगस्टरों का पैसा लगा हुआ हो सकता है, इसीलिए जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। अली, बहुत शुक्रिया आपका। जसवीर, आप हमारे साथ जुड़े रहें। एक और बड़ी खबर है, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई है जहां एनआईए का शिकंजा कसने वाला है। भटिंडा जेल से एनआईए ने गिरफ्तार किया। भटिंडा जेल से एनआईए ने यूएपीए के तहत मामला भी दर्ज किया है। पंजाब की भटिंडा जेल में है लॉरेंस बिश्नोई और ऐसे में पूछताछ भी होने वाली है जिसको लेकर के हमारे सहयोगी अली शरर भी जानकारी दे रहे थे।
भटिंडा जेल से एनआईए ने गिरफ्तार किया और यूएपीए के तहत मामला भी दर्ज किया है, केस दर्ज किया गया है और ऐसे में अब पूछताछ होगी। जसवीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जसवीर, क्या ये पूछताछ आज होने वाली है या आने वाले वक्त में कभी भी? मीनाक्षी, आज जो एनआईए की टीम है वो बठिंडा पहुंचने वाली है, इंटीमेशन दे दी गई है। आपको यहाँ पे बता दें, यूएपीए के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। बड़े लंबे समय से सिद्धू मूसेवाला कत्ल के बाद पंजाब में बिश्नोई को लेके आई हुई थी पुलिस और अलग अलग केसों में उसकी कस्टडी ली जा रही है और उसके बाद उसका रिमांड लिया जा रहा है। और आज जो इंटीमेशन मिली है उसमें क्या है, एनआईए ने एक एफआईआर दर्ज की है जिसकी वजह से उसको आज एनआईए की टीम बठिंडा जेल से उसको दिल्ली लेके जाएगी। बहुत शुक्रिया जसवीर आपका तमाम जानकारी के लिए। 9 बजे 9 रिपोर्टर में एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड के मदरसों में लागू होगा ड्रेस कोड। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के तहत मदरसों में ये ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। अगले शिक्षा सत्र के लिए ये ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम भी लागू किया जाएगा। 7 मदरसों को मॉडल बनाया जाएगा। मदरसों में अन्य धर्म के बच्चे भी पढ़ सकेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम मदरसों में लागू किया जाएगा और साथ ही ड्रेस कोड भी लागू किया जाएगा। एक और इसमें जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं कि अब अन्य धर्म के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मदरसों में अन्य धर्म के बच्चे भी पढ़ सकेंगे। ये अपने आप में बड़ी खबर है क्योंकि एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उसे भी लागू करने की बात की जा रही है और अगले शिक्षा सत्र से ड्रेस कोड भी यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। जिस तरीके से मदरसों को लेकर के रिपोर्ट तैयार की गई उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी, अब उत्तराखंड में ये बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि अगले शिक्षा सत्र से ड्रेस कोड लागू होगा। एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है वो भी लागू किया जाएगा। 7 मदरसों को मॉडल बनाने का उद्देश्य यहाँ पर रखा गया है और साथ ही ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि मदरसों में अब अन्य धर्म के बच्चे भी दाखिला ले सकते हैं, पढ़ने के लिए जा सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात लगातार उत्तराखंड सरकार के द्वारा की जा रही है। ऐसे में ये वक्फ बोर्ड के द्वारा बड़ी पहल की गई है कि वक्फ बोर्ड के तहत मदरसों में अब ड्रेस कोड भी लागू किया जाएगा और एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम भी। और हितेश का रुख कर लेते हैं। हितेश, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम और साथ ही अन्य धर्म के बच्चे भी यहाँ पर दाखिला ले सकते हैं। बड़ी खबर है ये, 7 मदरसों को मॉडर्न बनाने की तैयारी। जी बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है, जिस तरीके से धामी सरकार लगातार ड्रेस कोड पर काम कर रही है तो अब वो वक्त नजदीक आ गया है क्योंकि अब जो वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है सादाम साहब, उन्होंने भी साफ कर दिया है क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के मदरसों में ड्रेस कोड लागू होगा और कई ऐसे 7 से 8 जो मदरसे हैं उन्हें मॉडर्न बनाने की तैयारी की, उसी की तरफ उत्तराखंड सरकार कार्य करेगी। और उसी को देखते हुए क्योंकि इसमें एक जो मदरसा है वो नैनीताल में है और दो मदरसे हरिद्वार में है और 3 मदरसे इनमें से उधम सिंह नगर में है, जिन पर स्मार्ट और मॉडर्न बनाने की तैयारी में धामी सरकार है क्योंकि जिस तरीके बिल्कुल, और ऐसे में ये भी रिपोर्ट भी तैयार की गई थी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर है, शुद्ध और देशी घी की बात करने वाले बाबा रामदेव का घी नकली निकला है और ये बात हम नहीं, बीजेपी सांसद ने कही है। पतंजलि का घी असली है या नकली, इस पर बहस कई बार हो चुकी है। कई बार स्वामी रामदेव के पतंजलि घी पर सवाल भी उठे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव को निशाने पर लिया है और पतंजलि घी को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह लोगों को स्वस्थ रहने का तरीका बताते बताते पतंजलि घी को नकली तक बता डाला। उन्होंने कहा कि जब गाय भैंस पालेंगे तभी शुद्ध दूध और घी मिलेगा, नहीं तो रामदेव का नकली घी खाना पड़ेगा। ब्रजभूषण सिंह के बयान के बाद बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। और सहयोगी शेखर आनंद त्रिवेदी जुड़ गए हैं। शेखर, लगातार ये खबरें आते रहती है और ये जांच में भी कई बार निकल करके सामने आया कि पतंजलि के द्वारा जो घी बनाया जा रहा है वो नकली है। सफाई भी बाबा रामदेव दे चुके हैं और अब ऐसे में सांसद खुद सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह जिन्होंने सवाल उठाया है, ये पहले भी इस तरीके के बयान देते रहे हैं, लेकिन बाद में जब उनसे मीडिया ने सफाई मांगी तो वो अपने ही बयान पर कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिए। तो एक तरफ तो ये स्थिति है।
दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक रामदेव के यानी पतंजलि के घी का सवाल है, तो उसकी जो असल जांच है वो किसी लेबोरेटरी में हो सकती है। और आमतौर पर जो मानक हैं खाद्य पदार्थों को जब आप बेचते हैं तो FCCI से या जो खाद्य पदार्थों की लेबोरेटरी होती है वहाँ से आप एक निश्चित मानक का सर्टिफिकेट लेते हैं और उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को आप बाजार में उतार सकते हैं। बहुत सारी उसकी नियमावली हैं। तो जाहिर सी बात है कि पतंजलि जो भी फूड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। बिल्कुल शेखर, और ऐसे में देखने वाली बात होगी ब्रजभूषण अब इस पर क्या बयान देते हुए नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।